क्यों रिटायर्ड फौजी अफसरान को तसलसल के साथ सिविलियन डिपार्टमेंट्स में और इंस्टीट्यूशंस में हाई एग्जेक्टिव पोस्ट पे तैनात किया जा रहा है? पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी को कौन कंट्रोल कर रहा है? क्या किसी और मुल्क में ऐसा होता है कि चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ प्राइम मिनिस्टर के साथ हर दौरे में जाएं और वहाँ जाके मामलात हल करें? इस्लामाबाद में जिस तरह यूनिवर्सिटी एडमिनिस्ट्रेशन ने और स्टेट इंस्टीट्यूशंस ने, स्पेशली पुलिस ने स्टूडेंट्स को डील किया, वो इंतहाई शर्मनाक बात है। पूरी महज़ब दुनिया में स्टूडेंट्स को जो है वो उनके ऊपर इन्वेस्ट किया जाता है और उनकी आवाज़ को सुना जाता है, और यहाँ पे पूरी स्टेट मशीनरी मिलके उनकी आवाज़ दबाती है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, द वीकली शो में आप सबको खुश आमदीद। नाज़रीन, आज जो दो इशूज़ हम डिस्कस कर रहे हैं, एक तो ये है कि जो कॉन्टीन्यूसली रिटायर्ड फौजी अफसरान को सिविलियन डिपार्टमेंट्स में हाई एग्जेक्टिव पोस्ट में जो है लगाया जा रहा है, और क्यों जो है पाकिस्तान आर्मी खारजा पॉलिसी के जितने अमूर हैं उनके ऊपर अपना कंट्रोल चाहती है और कंट्रोल कर रही है। इसके ऊपर बात करेंगे। और जो दूसरा इशू है वो स्टूडेंट्स से रिलेटेड है। पिछले एक हफ्ते से इस्लामाबाद में स्टूडेंट्स जो हैं वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, और उनके साथ जो बर्ताव किया गया है, शर्मनाक बर्ताव किया गया है पुलिस की तरफ से और यूनिवर्सिटी एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से, उसके ऊपर बात करेंगे। तो आइए चलते हैं आज की पहली खबर की तरफ। जैसे ही पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत स्टार्ट हुई है, एक ट्रेंड देखने को मिला है, और वो ये है कि कॉन्टीन्यूसली जो रिटायर्ड फौजी अफसरान है या ऑन ड्यूटी अफसरान है, स्पेशली रिटायर्ड फौजी अफसरान है, उनको सिविलियन डिपार्टमेंट्स में हाई एग्जेक्टिव पोस्ट में एज चेयरमैन, एज हेड जो है वो तैनात किया जा रहा है। और इसी ट्रेंड को फॉलो करते हुए रिसेंटली लेफ्टिनेंट जनरल बिलाल अकबर, जो कि पिछले महीने ही रिटायर हुए हैं और उनको एक महीने के अंदर ही अगली नौकरी मिल गई है, उनको सऊदी अरब का, जो कि एक बड़ा अहम मुल्क है पाकिस्तान के लिए, वहाँ का सफ़ीर तैनात कर दिया गया। नाज़रीन, ये ट्रेंड कुछ नया नहीं है, ऐसा पुरानी सिविलियन हुकूमतों में होता आया है। लेकिन अगर हम ये कहें कि इन 2.5-3 सालों में सबसे ज़्यादा ये चीज़ देखने को मिली है कि सबसे ज़्यादा फौजी अफसरान जो हैं, रिटायर्ड फौजी अफसरान जो हैं, वो सिविलियन डिपार्टमेंट्स में हाई एग्जेक्टिव फोर्स में तैनात किए गए हैं, तो ये गलत नहीं होगा। CPEC से लेके पाकिस्तान स्टील मिल्स, NDMA, उसके अलावा PTA, तो इस तरह के बहुत ऐसे इदारे हैं, वापडा में, स्पार्को में, हर जगह जो है वो रिटायर्ड फौजी अफसरान को तैनात कर दिया गया। लेकिन ये जो ट्रेंड है, ये एक इंतहाई रॉन्ग प्रेसिडेंट जो है वो सेट करता है। वो ये कि अगर कोई फौजी अफसर रिटायर हुआ है तो उसको प्रायोरिटाइज़ किया जाएगा उन लोगों के ऊपर जो कि CSS पास करते हैं, ब्यूरोक्रेट्स जो CSS पास करते हैं, और उसके बाद वो अपने कंसर्न डिपार्टमेंट्स में 25-25-30 साल की सर्विस देते हैं। उनका उसमें एक्सपीरियंस होता है, उनके क्रेडेंशियल्स होते हैं कि उनको लगाया जाए, उनको हाई एग्जेक्टिव पोस्ट पे लगाया जाए। लेकिन उनके उसके बरक्स जो फौजी अफसरान जिनका कोई एक्सपीरियंस नहीं होता उसके अंदर, अब जनरल टाइप जो लेफ्टिनेंट जनरल बिलाल अकबर हैं, उनका फॉरेन अफेयर्स में क्या एक्सपीरियंस है जो उनको सऊदी अरब में उनका सऊदी अरब का सफ़ीर लगाया गया। तो ये इंतहाई एक रॉन्ग प्रेसिडेंट सेट करता है, जिसको है हमें जो है वो बिल्कुल जो है इसको ज़्यादा बढ़ावा नहीं देना चाहिए और इसके ख़िलाफ़ आवाज़ बुलंद करनी चाहिए। आई थिंक ये ट्रेंड है, इसके जो इफ़ेक्ट्स हैं इस पर किसी और दिन तफसील से बात करेंगे। आज हम जिस मौजू पर बात करना चाह रहे हैं तफसीली तौर पर, वो ये है कि कैसे पाकिस्तान आर्मी जो है पिछली कई दिहाइयों से फॉरेन अफेयर्स को, पाकिस्तान की खारजा पुलिस को बिल्कुल कंट्रोल किए हुए है, और इससे बड़ी जो है वो पॉलिटिकल इंटरवेंशन हो नहीं सकती, अनडेमोक्रेटिक और अनकॉन्स्टिट्यूशनल चीज़ हो नहीं सकती। अगर हम स्पेसिफिकली बात करें पाकिस्तान सऊदी रिलेशंस की, तो आपको याद होगा कि कुछ अर्सा पहले जब शाह महमूद कुरैशी ने OIC को क्रिटिसाइज़ किया, OIC यानी कि जो एक इस्लामिक बॉडी है, जितने भी इस्लामिक ममालिक हैं उनकी एक इंटरनेशनल बॉडी है, और जिसको लीड करती है, जिसकी पॉलिसीज़ में सबसे अहम किरदार अदा करती है वो सऊदी अरेबिया करती है। जब उसको क्रिटिसाइज़ किया, उसका जो कश्मीर पे साइलेंस था और जो उन्होंने उसके ऊपर कोई रद्दमल नहीं दिया, उसके ऊपर जब शाह महमूद कुरैशी ने उनको क्रिटिसाइज़ किया, तो उसके बाद पाकिस्तान सऊदी अरेबिया के रिलेशंस काफ़ी जो हैं वो टेंस हो गए, काफ़ी ख़राब हो गए। और उसके फ़ौरन कुछ अरसे बाद ही जो है चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने सऊदी अरबिया का दौरा किया, जिसमें उनके साथ ना ही कोई फॉरेन मिनिस्टर थे, ना ही डिफेंस मिनिस्टर थे। उन्होंने अकेला वो दौरा किया, और उसके बाद और उसकी जिसका मकसद साफ था कि पाकिस्तान सऊदी रिलेशंस हैं उनको बहाल किया जा सके। नाज़रीन, ये जो प्रैक्टिस है जिसमें जो आर्मी के अफसरान हैं, सिर्फ आर्मी के अफसरान, उनके साथ उनके और भी लोग होते हैं, GHQ से भी लोग होते हैं, अक्सर तो ISI के चीफ भी होते हैं साथ, ये जाते हैं प्राइम मिनिस्टर के साथ दौरों में, उनके साथ मौजूद होते हैं, और सिर्फ उनके साथ ही जाते हैं बल्कि अपने सोलो टूर भी करते हैं। जिस तरह मैंने अभी जिक्र किया जनरल कमर जावेद बाजवा का जो टूर था, जिसमें कोई और बंदा नहीं था मिनिस्ट्री का उनके साथ। तो ये जो प्रैक्टिस है ये इंतहाई अनडेमोक्रेटिक है। आपने कभी भी किसी और जमहूरी मुल्क में इस तरह की प्रैक्टिस नहीं देखी होंगी। ज़्यादा दूर ना जाएँ,
इंडिया में नज़र दुराएं। कभी आपने देखा है कि मोदी ने किसी अमेरिका का दौरा किया या चाइना का दौरा किया या सऊदी अरेबिया का दौरा किया तो उनके साथ जो है वो इंडियन चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ मौजूद थे? या कभी आपने अमेरिका का देखा हो कि वहाँ पे ट्रंप ने जो भी पिछले अपने 5 सालों में जितने भी दौरे किए हैं उन्होंने कभी उनके साथ आपने अमेरिकन चीफ ऑफ आर्मी साहब देखे हों? ये कहीं पे भी जमहूरी मुल्कों में कभी भी इस तरह से कभी भी नहीं होता जो यहाँ पाकिस्तान में होता है। तो ये एक इंतहाई गलत प्रैक्टिस है और इसी वजह से, क्योंकि बाकी मुल्कों को भी पता है कि यहाँ पे फॉरेन पॉलिसी जो है वो आर्मी कंट्रोल करती है, इसी वजह से जब वो यहाँ पे आते हैं उनके ऑफिशियल्स, चाइना के ऑफिशियल्स यहाँ पे आते हैं, वो जाके GH को जाते हैं, जाके आर्मी चीफ से मिलते हैं। अमेरिकन रिप्रेजेंटेटिव जो हैं अफगान पीस प्रोसेस के ज़ुल्फ़ी खलीलज़ाद, वो कितनी दफ़ा GH में जाके चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ और ISI के चीफ से जाके मिल चुके हैं। मतलब उनको मिलना चाहिए जाके हमारे जो फॉरेन मिनिस्टर उनके साथ, लेकिन वो नहीं मिलते। और आप ये और चीज़ें देखें कि अक्सर जब इस चीज़ की बात की जाती है तो ये कहा जाता है जी कि वो सिक्योरिटी के जो हैं मामलात हैं वो तय करने जाते हैं। तो जो ये चीज़ मैं बड़ी क्लियर कर देना चाहता हूँ कि सिक्योरिटी के मामलात तय करना ये सिर्फ़ और सिर्फ जो फॉरेन मिनिस्ट्री और जो डिफेंस मिनिस्ट्री है इसका काम है। ये आर्मी का काम नहीं है पॉलिसी बनाना या उस पर जो है उसके ऊपर उसको कंट्रोल करना। ये इन मिनिस्ट्रीज़ का काम है और उसके बाद इन मिनिस्ट्रीज़ का ही ये काम है कि ये आर्मी को डायरेक्ट करें कि ये हमने पॉलिसी बनाई है और अब आपने इसको इम्प्लीमेंट करना है। तो ये जमहूरी मुल्कों में तो इस तरह से जो है वो फॉरेन अफेयर्स को देखा जाता है। आखिर में जो मैं मैसेज देना चाहता हूँ वो उसमें सिर्फ और सिर्फ कायद-ए-आज़म की एक कोटेशन कोट करूँगा जो उन्होंने 1948 में जब वो कोयटा स्टाफ कॉलेज गए वहाँ पे फ़ौजी अफसरान से मुखातिब होकर उन्होंने कहा, सिविलियन से नहीं कहा, वो इंग्लिश में कोटेशन थी, उसका उर्दू तर्जुमा मैं आपको करता हूँ। उन्होंने कहा कि उन्होंने उनको मुखातिब करके कहा कि आप जो हैं वो अवाम के मुलाजिम हैं, मुलाजिम का लफ्ज़ उन्होंने इस्तेमाल किया। और साथ उन्होंने कहा यू डू नॉट मेक नेशनल पॉलिसी, इट इज़ वी द सिविलियंस हु डिसाइड दीज इशूज़। यानी कि ये जो नेशनल पॉलिसी से मुतल्लिक जितने भी इशूज़ हैं, जितने भी मामलात हैं, ये सिविलियंस तय करेंगे, ये आपका काम नहीं है। और आपका काम सिर्फ और सिर्फ ये है कि जो काम आपको कहा गया, जो आपको इम्प्लीमेंट करने को कहा गया पॉलिसी, आपने सिर्फ और सिर्फ वो करनी है और इन मामलात में दखल अंदाजी करना आपका काम नहीं है। पिछले एक हफ्ते से इस्लामाबाद में स्टूडेंट्स जिनमें मोस्टली जो है वो नमल यूनिवर्सिटी से जिनका ताल्लुक़ है वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं और उनका जो डिमांड है वो ये है कि जो ये फ़िज़िकल एग्ज़ाम्स किए जा रहे हैं, ऑन कैंपस एग्ज़ाम्स किए जा रहे हैं, इनको ख़त्म किया जाए। क्योंकि उनका मानना ये है कि चूँकि क्लासेस जितनी भी हुई हैं वो सारी ऑनलाइन हुई हैं, इसलिए एग्ज़ाम्स भी ऑनलाइन होने चाहिए और जो कोविड की सिचुएशन है उसको भी मद्देनज़र रखते हुए ये उनकी डिमांड है। अब इसके ऊपर जो है यूनिवर्सिटी की तरफ से ये मौका अपनाया जा रहा है क्योंकि ऑनलाइन एग्ज़ाम में चीटिंग बहुत ज़्यादा होती है और हमारे पास कोई मैकेनिज़्म नहीं है उस तरह से, इसलिए हम ऑनलाइन एग्ज़ाम्स करवा नहीं सकते। तो ये देखें तो ये जो मसला है ये यूनिवर्सिटी के एंड से है, ये स्टूडेंट्स के एंड से इशू नहीं है। पूरी दुनिया में जो है वो ऑनलाइन क्लासेस हो रही हैं और ऑनलाइन ही एग्ज़ाम्स हो रहे हैं। अगर चीटिंग का कोई मसला तो आप एक इनोवेटिव फॉर्मेट लेके आएँ, कोई ऐसा मेथड लेके आएँ ताकि इसको जो है वो ख़त्म किया जाए। और चीटिंग का जहाँ तक ताल्लुक है ये तो जो ऑन कैंपस एग्ज़ाम्स होते हैं उसमें भी होती है। तो उसको ख़त्म करने के लिए क्या किया जाता है, कैमरास लगाए जाते हैं, इन्विजिलेटर्स रखे जाते हैं ताकि उसको जो है बिल्कुल मिनिमाइज़ किया जा सके। इसी तरीके से आपको ऑनलाइन एग्ज़ाम्स में भी चीटिंग की जो परसेंटेज है उसको कम करने के लिए मेजर्स लेनी पड़ेंगी। अब अगर आप वो लेने के लिए तैयार नहीं है तो इसमें स्टूडेंट्स का कोई गलती नहीं है, उनकी जो डिमांड्स हैं वो काफ़ी हद तक ठीक हैं। तो उसके ऊपर जो है इंतज़ामिया को बड़ा गौर करना चाहिए और देखना चाहिए कि कैसे इस सारी सिचुएशन को जो है वो हम ऐसे तरीके से हल कर सकते हैं। हैविंग सेड दैट, हम ये समझते हैं कि ये चीज़ फिर भी एक डिबेटेबल चीज़ है कि आया ऑनलाइन एग्ज़ाम्स होने चाहिए या ऑन कैंपस होने चाहिए। और हमारी वीडियो का मकसद भी ये नहीं कि हम इसके ऊपर बात करें। मकसद जो है वो ये है कि कैसे स्टूडेंट्स को पुलिस ने और यूनिवर्सिटी एडमिनिस्ट्रेशन ने जो है डील किया और क्या उनका बिहेवियर था। पुलिस ने सबसे पहले जो है वहाँ पे लाठीचार्ज की है प्रोटेस्ट में, जिसमें काफ़ी स्टूडेंट ज़ख्मी हुए हैं और उसके बाद उन्होंने उनको अरेस्ट किया। और यूनिवर्सिटी एडमिनिस्ट्रेशन ने जो है अपने व्हाट्सएप ग्रुप्स में उन अरेस्टेड स्टूडेंट्स की तस्वीरें सेंड की हैं और स्टूडेंट्स को थ्रेटन किया कि अगर आप प्रोटेस्ट में गए तो आपके साथ भी ऐसा ही सलूक होगा। तो ये जो तरीक़ाकार है, ये जो बिहेवियर है, ये इंतहाई कंडेमेबल है और बहुत शर्मनाक है। और ये फर्स्ट टाइम नहीं हुआ पाकिस्तान में। ये अगर आपको याद हो तो पिछले साल जब स्टूडेंट सॉलिडारिटी मार्च हुई थी लाहौर में, उसके बाद जो स्टूडेंट लीडर्स थे जिन्होंने ऑर्गेनाइज किया तो उनके खिलाफ सेडिशन के पर्चे काटे गए थे। और सिर्फ इतना ही नहीं, आलमगीर वज़ीर जो कि स्टूडेंट लीडर है वज़ीरिस्तान से, उनको पंजाब यूनिवर्सिटी उठाया गया और 4 महीने बाद उनकी बेल हुई। इस साल जब जो हुई है स्टूडेंट सॉलिडारिटी मार्च लाहौर में, उसके फ़ौरन बाद भी DC लाहौर ने मारिल जान जो कि एक पॉलिटिकल एक्टिविस्ट हैं, उनके खिलाफ एक जो है वो अरेस्ट ऑर्डर जारी कर दिया और उसका केस अभी भी अदालत में चल रहा है। तो ये जो तरीक़ाकार है ये इंतहाई गलत है और शर्मनाक है।
हमें इसको नज़रसानी करनी चाहिए। पूरी दुनिया में, महज़ब मुल्कों में, और जो मुल्क तरक्की याफ्ता ममालिक हैं वहाँ पे यूथ पे इन्वेस्ट किया जाता है। उनके एजुकेशन पे, उनकी जितने भी उनके सोशो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स हैं उनके ऊपर इन्वेस्ट किया जाता है, क्योंकि उनको पता है कि वो उनका फ्यूचर है। और पाकिस्तान में इसके बरक्स जो है वो बिल्कुल ही एक अलग ही निज़ाम चल रहा है, जिसको अगर हम कहें कि पाकिस्तान के जो हालात हैं उसमें उसका बड़ी कंट्रीब्यूशन है, तो ये गलत नहीं होगा। तो इसके ऊपर जो है हमें सोचने की बड़ी ज़रूरत है और देखना पड़ेगा कि कैसे जो है हम पाकिस्तान की तरक्की में अपनी जो यूथ है उनको यूटिलाइज़ कर सकते हैं और उनमें इन्वेस्ट करके पाकिस्तान को एक बेहतर मुल्क बना सकते हैं। आखिर में हम बस यही कहना चाहेंगे कि स्टूडेंट्स के जितने भी मसाइल हैं पाकिस्तान में, इनके हल के लिए एक चीज़ जो है वो बहुत ज़रूरी है, और वो ये है कि जो स्टूडेंट न्यूज़ पे बैन लगा हुआ है उसको फौरी तौर के ऊपर जो है वो ख़त्म किया जाए। लास्ट ईयर भी जब ये स्टूडेंट सॉलिडारिटी मार्च हुई, बच्चों ने आवाज़ उठाई, तो काफ़ी हलचल मची। इमरान खान ने भी ट्वीट की, बिलावल भुट्टो ने भी ट्वीट की, और सिंध असम्बली में तो बल्कि रेजोल्यूशन भी जो है वो टेबल हुई, लेकिन कोई कंक्रीट चीज़ अभी तक सामने नहीं आई। तो ये जो स्टूडेंट यूनिवर्स पर बैन लगा हुआ है इसको ख़त्म किया जाए फौरी तौर के ऊपर। और हम समझते हैं कि जितने भी डिसीजंस हैं जो यूनिवर्सिटी में बनते हैं या नेशनल असम्बली में बनते हैं जो कि स्टूडेंट्स से रिलेटेड हैं, यूथ से रिलेटेड हैं, उसमें स्टूडेंट्स की से होनी चाहिए, क्योंकि वो डिसीजन उनके फ्यूचर को डिसाइड करते हैं। और जब तक उनकी से नहीं होगी उन डिसीजंस के अंदर, वो डिसीजन मेकिंग प्रोसेस का हिस्सा नहीं बनेंगे, तब तक ये मसाइल जो हैं ये कभी ख़त्म नहीं होंगे। नाज़रीन, इस हफ्ते के लिए इतना ही। जो दो हमने इश्यूज़ डिस्कस किए हैं इसके ऊपर अपनी फ़ीडबैक लाजमी दीजिएगा, और इस पर अगर आपका कंस्ट्रक्टिव जो क्रिटिसिज्म है उसको हम बिल्कुल वेलकम करेंगे, वो बताइएगा, और ये भी बताइएगा कैसे हम अपने काम को और बेहतर बना सकते हैं। शुक्रिया।